गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही इजी भाषा में हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता, न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा? आइए इससे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी जानें। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे कि श्वेत, गोरे, काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। ठीक है, कई तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। सिंहास वर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से में सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही है। एक जगह का नाम है ये। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की क्या है, दक्षिणी अफ्रीकी लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है माया नायडू। एक दिन क्या करती है, पुराने बक्से में सफाई करने में अपनी माँ की मदद करती है। ठीक है, उसकी मम्मी जो है वो सफाई कर रही है बक्से की, तो ये जो माया है वो उसमें मम्मी की मदद करती है। उसे एक रजिस्टर स्केप बुक मिला। उसे क्या मिलता है, एक रजिस्टर मिलता है, ठीक है, जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ, जिसमें अखबार के बहुत सारे कतरन, जैसे अखबार के काट काट के रखते हैं ना, वो थे, भरे हुए थे। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़की की बहुत सारी तस्वीरें थी। उसमें एक लड़के की बहुत सारी तस्वीर थी जो 15 साल का लड़का है। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। ठीक है, जब माया ने पूछा कि माँ ये कौन है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि इसका नाम है हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। उसकी माँ बताती है उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? माया ने पूछा क्यों? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। माया की माँ ने बताया कि जो दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। ठीक है, रंगभेद का मतलब है कि त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। इसका क्या मतलब है कि रंग के आधार पर वहाँ पर भेदभाव होता था काले और गोरे के बीच में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की जो प्रजातियां है, जो जाति है, उसको इसी आधार पर बांटा गया था, गोरे, काले, सांवले। ठीक है, वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय व अन्य प्रजातियों के दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। वहाँ का जो शासन था, जो प्रशासन था, जो कानून था, ठीक है, वो उसके मुताबिक क्या था, जो गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की, एक दूसरे से बातचीत करना, किसी भी तरह का संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब कि अलग अलग प्रजाति के लोग, काले गोरे लोग, एक दूसरे से किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते थे, ना एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का, जो सुविधाएं होती है उसका, वो इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माया जब ये सब सुन रही थी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता होगा। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। मतलब जब माया की माँ बता रही थी ये बात कि वहाँ पर रंगभेद था, इस तरह ये चीजें होती थी, तो एक मतलब गुस्सा था। ठीक है, उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग थे। उन्होंने बताया जो काले और गोरे लोग थे उनके अस्पताल भी अलग थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी। और जो मतलब कोई बीमार पड़ जाता है, अगर काले लोगों की फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है तो उनके लिए जो वाहन थी, जो गाड़ियाँ थी, वो भी अलग थी और गोरे लोगों के लिए अलग थी। श्वेत मतलब कि गोरे लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित थी। जो गोरे लोग थे, ठीक है, उनकी जो गाड़ियाँ होती थी उसमें सारे सामान होते थे, जबकि अश्वेत की गाड़ी में कुछ भी सुविधा नहीं होती थी। आपने देखा है ना, एम्बुलेंस जो थे उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो जो काले लोग थे उनकी जो गाड़ियाँ होती थी उसमें कोई भी सामान नहीं होता था। उनके लिए रेल में बसें भी अलग होती थी। जो काले लोग थे, ठीक है, उनके लिए रेल और बसें भी अलग होती थी। अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे और जो काले लोग थे उनके लिए बस स्टैंड भी अलग होती थी। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाज़त नहीं थी। जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उन्हें वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी
जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। देश की सबसे अच्छी जमीन जो थी वो गोरे लोगों के लिए आरक्षित थी कि ये गोरे लोगों की ही जमीन होगी। श्वेत लोगों के लिए खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। जो सबसे अच्छी जमीन होती थी, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, जिसपे सबसे ज़्यादा अच्छी फसल उगती थी, बहुत मात्रा में फसल उगाई जाती थी, वो किसके लिए थी आरक्षित? वो थी गोरे लोगों के लिए कि ये खेत जो है सिर्फ गोरे लोगों के लिए है, ठीक है। और काले लोगों के लिए जिस जमीन पे ज़्यादा खेती नहीं होती, जो जमीन खराब है, वो उनके लिए थी। इससे पता चलता है कि श्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। इससे क्या पता चलता है? जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। जो भारत के जो लोग थे और जो अश्वेत लोग थे, उनको गोरे लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसका नाम क्या है? सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। यहाँ पे कैसे लोग रहते थे? अश्वेत मतलब काले लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। ये जो है, जो नाम का बच्चा जिसको गोली मार दी गई, ठीक है, ये भी वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स बोलते थे। वहाँ के जो गोरे लोग थे वो क्या बोलते थे? अफ्रीकन्स, ठीक है। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था। मतलब हेक्टर जो है, जो बच्चा है, जो अश्वेत है, और ठीक है, उस पे यहाँ पे देखो लिखा है, स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए हेक्टर और जो स्कूल के जो और विद्यार्थी थे उन पे जो दबाव डाला जाता था कि आप भी इस भाषा को सीखो। जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे, लेकिन वो अपनी भाषा सीखना चाहते थे जो उनको अच्छी लगती थी, जुलू, लेकिन उनको ज़बरदस्ती क्या सिखाया जाता था? अफ्रीकन्स, दबाव डाला जाता था। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। वो विरोध करता था कि मुझे ये भाषा नहीं सीखनी है अफ्रीकन्स। वो और उसका दोस्त, कौन? हेक्टर और उसका दोस्त। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़े बेरहमी से पीटा। दक्षिण जो अफ्रीका थी, उनकी पुलिस ने इन बच्चों को पीटा क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे किसका? अफ्रीकन्स भाषा का। भीड़ भाड़ गोलियां बरसाई और उन पर गोलियां भी चलाई और मारा पीटा भी बहुत बुरी तरह से। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी, उसमें से एक गोली किसको लगी? हेक्टर को, और वह मारा गया और वह बेचारा मर गया, ठीक है। 16 जून 1976 मतलब 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत ही लंबे समय तक संघर्ष किया, ठीक है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता कौन है? नेल्सन मंडेला। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ, ठीक है, क्या किया? बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, बहुत लंबे समय तक युद्ध की लड़ाई की, ठीक है, कि रंगभेद के जो ये भेदभाव किया जाता है रंगों के बिहाफ पे, उसको खत्म कर दिया जाए। अतः 1994 में उन्हें सफलता मिली। 1994 में उनको सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। और दक्षिण अफ्रीका क्या बन गया? लोकतांत्रिक देश, ठीक है, जहाँ पे सभी जाति के लोग, सभी तरह के लोग, सभी क्षेत्र के लोग मिलजुल के रहते हैं और जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जहाँ पे हर किसी के पास अधिकार होगा। जो 18 वर्ष का है वो अपना प्रतिनिधि, अपना सरकार चुन सकेगा। तब से सभी प्रजातियों के लोग बराबर माना जाने लगा, ठीक है। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही था कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरत और मांगों को ध्यान रखते हैं, है ना। आप लोगों को पता ही है कि भारत में क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होते हैं? लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि अपनी जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, उनकी जरूरतों और मांगों का क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। आप लोगों को पता है जो सरकार होते हैं उनका एक निश्चित समय होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार अपना प्रतिनिधि चुन लिया तो हमेशा के लिए रहेगा, नहीं।
ठीक है, एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की होती है। आपको पता है प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है 5 वर्ष के बाद ही होता है। ठीक है, एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। 5 वर्ष तक वो सत्ता में रहती है। 5 वर्ष तक वो अपना शासन मतलब उनका शासन होता है। ठीक है, उनका सत्ता होता है। ठीक है, सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग बाबा चुने। अब मान लीजिए 5 साल तक हमने अपने प्रधानमंत्री को चुना, उसके बाद अगर वो चाहते हैं 5 साल बाद भी रहें तो दोबारा से चुनाव होगा, फिर लोग उनको चुनेंगे तभी वो रहेंगे। चुनाव का समय लोगों के लिए बेघरी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस निर्णय से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं, मतलब लोकतंत्र में क्या लोगों को लगता है कि हमारे पास ताकत है, वो अपनी वो समझते हैं। ठीक है, कितने सारे लोग हैं, अब हमें किसे प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, कौन सही है कौन नहीं है। ठीक है, तो इससे लोगों को क्या महसूस होता है कि सरकार पे हमारा क्या है, नियंत्रण है मतलब कंट्रोल है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मन अगर कोई भी सरकार सही काम नहीं करेगा तो सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, अगली बार उसे सत्ता में नहीं लाएंगे। भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनको आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ से देखिए आप, सरकार अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने मतलब किसी सरकार ने क्या किया, बिजली का किराया बहुत ज़्यादा कर दिया तो लोगों ने क्या किया, अपना विरोध भी दिखाया। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब सरकार कोई निर्णय लेती है और लोगों को पसंद नहीं आता, ये लोगों के हित में नहीं होता, तो लोग उसका विरोध करते हैं आगे आके। बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले। लोगों ने क्या किया, जुलूस निकाला, हस्ताक्षर अभियान चलाया। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की। सरकार ने क्या क्या तर्क दिया कि मैंने इसलिए इसका किराया ज़्यादा किया बिजली का। उसने अपने तरफ से क्या की, सफाई दी, लेकिन लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन अतः लोगों की मांग मारनी पड़ने, लेकिन जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा समस्या थी इस बात से, तो लोगों की जो बात थी वो सरकार ने माना। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। फिर उसने क्या किया, जो दाम जो उसने ज़्यादा किया था उसको कम किया। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वे आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। फिर सरकार को जो अपना निर्णय है उसने बदला, क्योंकि जब लोकतंत्र का मतलब क्या, जब जनता खुश होगी तभी तो एक अच्छी, अगर हम कहें कि हाँ इस देश का मतलब इस देश की सरकार सबसे अच्छी है। ठीक है, अच्छी जब भी होगी जब वहाँ के जनता खुश होंगे। ठीक है, अगर जनता वहाँ के दुखी हैं, ठीक है, जनता के पास बहुत समस्या है, तो मतलब कि वहाँ का शासन सत्ता भी बेकार है, वहाँ का सरकार भी बेकार है। ठीक है, ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, सरकार को समझा सकते हैं कि उन्हें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। आप लोगों ने देखा है जब कुछ भी गलत लगता है लोगों को कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो लोग क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरने बैठते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। इसके जरिए भी बताते हैं कि ये बात गलत है, न्याय संगत है। ठीक है, उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा अखबार में, पत्रिकाएं में अगर कुछ गलत होता है किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, किसी के साथ कुछ भी होता है तो अखबार में छपता है, पत्रिकाएं में छपता है, टीवी पे दिखाया जाता है। ठीक है, सरकार की सारी चीज़ें जो भी अच्छाई बुराई सब कुछ टीवी पे दिखाया जाता है। उससे लोगों को पता चलता है कि हाँ जो हमने प्रतिनिधि चुना है वो किस तरह से काम कर रहा है या नहीं। जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें। इसमें ये बताया गया है कि
यहाँ पे देखिए लिखा है, जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, लोकतंत्र में लोग भागीदारी लेते हैं, वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोग इसमें भागीदारी का मौका उनको नहीं मिलता और उनको कुछ भी गलत लगता है या उनके अधिकारों को नहीं समझा जाता या इनके साथ कुछ भी न्याय नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देता है। वो विरोध करते हैं कि आपका ये निर्णय या आपका ये काम करने का तरीका गलत है, तो विरोध के द्वारा, वो आंदोलन के द्वारा इसको दिखाते हैं। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। दलित आपको पता है जिन्हें बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों तक दबाया कुचला गया है, ठीक है। आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, अल्पसंख्यक जो बहुत ऐसी जाति के लोग, ऐसे कास्ट के लोग जो बहुत कम संख्या में हैं, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन, आपने देखा है कि दलित लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक महिलाओं ने अपने अधिकारों, ठीक है, के लिए क्या क्या आंदोलन किया है, विरोध किया है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगर लोग जागरूक हैं, ठीक है, और इसमें रुचि लेते हैं कि सरकार कैसे काम कर रहा है, कब कैसे काम होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, गलत है, तो उस देश का लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से चलता है और बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं कि हमें इस सरकार को नहीं, इस सरकार को चुनना है, इसने इस बार ये गलती की, बिल्कुल जागरूक है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे व गाँव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें बताया गया कि अगर अगली बार कोई भी जुलूस निकलता हो, अगर आपको दिखेगा गली से, ठीक है, तो आप जानने के लिए उत्सुक रहोगे कि ये किस बारे में निकल रहा है, क्या इसका मुद्दा है, ठीक है, किस चीज़ का ये विरोध कर रहे हैं। आप कोशिश करोगे कि मैं इसमें शामिल भी हो जाऊं। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है और इससे हमें समझने में मदद भी मिलेगी। इसमें ये बताया गया बच्चों की, इस सिंपल सी बात है, सरकार कैसे काम कर रहा है, सरकार ने क्या क्या काम किया, क्या कैसे निर्णय ले रहा है, ठीक है। लोग जब विरोध करते हैं, जब आंदोलन करते हैं, आप उसमें रुचि रखते हो, ठीक है, कि मतलब लोगों ने इस तरह से उनके अधिकारों को, उनके अधिकार नहीं मिले, ठीक है, लोगों ने इस तरह से अपनी आवाज़ उठाई, तो आपको आप क्या करोगे, इस तरह से आप सरकार को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, सरकार के काम को समझ पाओगे कि कैसे काम करते नहीं करते। और अगर आपको मतलब ही नहीं है क्या देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप सरकार को या लोकतंत्र को नहीं समझ पाओगे इतने अच्छे तरीके से। विवादों का समाधान, आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा कि जो माया की कहानी थी उसमें जो काले और गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव था, ठीक है, उसके लिए कैसे, उस समस्या का समाधान के लिए कैसे हिंसा किया गया, ठीक है, कैसे आंदोलन किया गया, तब वो चीज़ खत्म हुई। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक समूह जो होता है वो सोचता है कि जो मेरे पास ताकत है वो काफ़ी है इसको दबाने के लिए, तभी आंदोलन जैसी चीज़ें होती है, ठीक है, तभी विरोध होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब विरोध क्यों होगा, जब एक जो है, इसमें क्या बताइए, इसमें ये बताएगा कि जो एक, जैसे श्वेत लोग थे और अश्वेत लोग थे, ठीक है, तो गोरे लोग क्या थे, काले लोगों को दबाते थे, ठीक है, उन पर अत्याचार करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। वो सोचते थे जो हमारा बल है, हमारी जो ताकत है, हम मार पीट के दूसरे को दबा सकते हैं। इसी की वजह से क्या होता था, विरोध होता था। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। विवाद तब होता है जब विभिन्न संस्कृति, जो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना पाते हैं, तभी क्या होता है, विवाद होता है। आप खुद ही सोचिए, जब हर संस्कृति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर तरह की भाषा बोलने वाले लोग, किसी भी तरह की आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग जब एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, संबंध बना के रहेंगे, तो विवाद होगा, नहीं होगा। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और विवाद एक तो जब होता है जब सभी लोग एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं, तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। दूसरा विवाद जब होता है जब लोगों को लगता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसा अपनाते हैं, मारपीट, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है, जिससे अन्य लोगों में क्या होता है, डर, असुरक्षा की भावना आती है। सरकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वे विवादों का समाधान करे। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वे जो विवाद होता है उसको भी क्या करे, ख़त्म करे, उसका समाधान करे। विवाद क्यों हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है धार्मिक जुलूस और उत्सव। कई बार क्या होता है, जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, आपने देखा है हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म है, ठीक है, उनके जो जुलूस निकलते हैं वो कई बार क्या हो बनते, समस्या का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकले हैं, यही कई बार मतलब कि जिस रास्ते से उन्हें नहीं निकलना चाहिए, कभी उस रास्ते से भी जुलूस निकाल दिया जाता है, तो वो क्या विवाद का कारण बन जाता है। ठीक है, कई बार विवाद का कारण बन जाता है। आपने देखा होगा कि मतलब कितनी बार होता है, जैसे कि कोई दरगाह है, ठीक है, अब वहाँ से जुलूस निकाल दिया गया तो क्या होता है, वहाँ पे दंगे हो जाते हैं मुस्लिम हिंदू के बीच में कि तुम इस गली से क्यों निकाले। आपने देखा होगा बिहार में भी जो बजरंग दल था वो निकल रहा था और बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था मुस्लिम हिंदुओं के बीच में। ठीक है, ऐसा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया कि धार्मिक जो जुलूस हैं कई बार ऐसे रास्ते से निकल जाते हैं जिसके कारण भी विवाद हो जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि ऐसा होता है कि जुलूस पर पत्थर फेंक जाता है और धर्मों के बीच में दो धर्म के लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे आपको पता है कि ऐसा जब समय होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर पुलिस होती है इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करनी होती है कि वे आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो। पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि आपस में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे, एक दूसरे को पत्थर ना फेंके, किसी भी तरह का उनमें लड़ाई ना हो, हिंसा ना भड़के। वे सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान ना निकले। और वे क्या करती है, पुलिस समझाती भी है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ये वो। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। मान लीजिए कि कोई नदी है जो 3-4 राज्यों से होकर बहती है। अब उन राज्यों में क्या होता है, आपस में विवाद होता है। किस बात को लेके, पानी को लेके। हर राज्य सोचती है कि नदी का पूरा जो प्रयोग है, नदी के पानी का पूरा प्रयोग मैं करूं, इस वजह से विवाद होता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी बहती है। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी, मतलब कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध बना हुआ है किसमें, कावेरी नदी में बना हुआ है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कई जिलों में सिंचाई का काम होता है और बेंगलुरु शहरों की जरूरत भी पूरी होती है। तमिलनाडु में मेट्रो बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी का राज्य में डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। और तमिलनाडु में बना है मेट्रो बांध और कर्नाटक में बना है कृष्णा राजा सागर बांध, जिससे कई जिलों में क्या होता है, सिंचाई का काम चलता है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए, दोनों बांध जो है एक ही नदी में बने हुए। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध और कावेरी नदी के ऊपरी छोर पे बना हुआ है और तमिलनाडु का मेट्रो जो बांध है वो नदी के निचले छोर पे बना हुआ है। मेट्रो बांध में तभी पानी आता है जो निचली
छोर में बना हुआ है, उसमें पानी जब भी आएगा जब कृष्णा राजा सागर में पानी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, देखिए, जब कृष्णा राजा सागर बांध में पानी छोड़ दिया जाता है तभी किस में होता है, मैटूर बांध में पानी भरा जाता है। ठीक है, दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए। दोनों राज्यों के लिए, अपने दोनों जो राज्य हैं, ठीक है, उनको अपने लोगों के लिए पानी चाहिए ही। वही लिखा है यहाँ पे, दोनों राज्यों को अपने लोगों के लिए जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए। ठीक है, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है, दोनों राज्यों में विवाद उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, तब राष्ट्रीय सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है इस विवाद की जो समस्या है उसको दूर करना पड़ता है, और फिर वो क्या करता है, पानी का सही बंटवारा करता है। कौन करता है, हमारी सरकार। ठीक है, समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचार में से एक विचार जो है, बहुत सारे मुख्य विचार है लेकिन उसमें से क्या है, मुख्य विचारों में से एक क्या है, उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना है। ठीक है, कि न्याय मुझे मतलब लोकतांत्रिक सरकार का यही मुख्य विचार है ना कि न्याय होना चाहिए, मेरे देश में न्याय होना चाहिए, समानता होना चाहिए, समानता के लिए वचनबद्ध की मतलब हमारे देश में समानता होगा ही। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। आप लोग देखिए, आप बच्चे सब देखिए कि न्याय और समानता एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। अगर हम ऐसा कहें कि हमारे देश में न्याय है, इसका मतलब कि समानता है। जब हमारे देश में सबको समान माना जाएगा तभी तो न्याय होगा, और न्याय है तो इसका मतलब कि समानता भी है। तो क्या कहा गया, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात ये थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। आप सभी बच्चों को पता है कि पहले छुआछूत कितनी थी, दलित के साथ कितना भेदभाव होता था, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में हमने पहले देखा था, पढ़ा है कि और कई अन्य लोगों ने जोर देकर ये प्रथा अमानवीय किया। बहुत सारे लोगों ने इस पे क्या किया, अपनी आवाज़ उठाई और इस चीज़ को ख़त्म किया। ठीक है, न्याय तभी हो सकता है जब सभी लोगों के साथ बराबरी और व्यवहार हो। न्याय तभी हो सकता है जब सबके साथ क्या हो, बराबरी का व्यवहार हो, सबको बराबर माना जाए। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है, उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है कि समानता क्या होता है, जरूरत क्या होता है, और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान बनाती है जो समाज में अभी भी बराबर, जिनको बराबर नहीं समझा जाता, उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है, उनको ऊंचा उठाने के लिए, उस वर्ग को उठाने के लिए प्रावधान करती है। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है, लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आज भी हमारे देश में ये चीज़ है कि लड़कों की जो देखभाल है लड़की से ज़्यादा किया जाता है। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि लड़कों को देते हैं। ये धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के मेट्रो में जो पहला जो होता है, ठीक है, जो पहला वो आरक्षण के उसमें बस लड़कियों के लिए बनाया गया कि उसमें लड़की ही जा सकती है। ठीक है, या फिर जॉब में, सरकारी जॉब में ज़्यादा छूट मिलती है लड़कियों को। क्यों? ताकि लड़कियों के साथ न्याय हो सके, वो खुद को ऊपर उठा सके। जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो लड़कों से उन्हें पीछे समझा जाता है, उसकी वजह से, जिससे लड़की अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म और कम करने के प्रावधान किया गया। आप लोग जानते हैं, जिससे सरकार ने भी कदम उठाया है कि कॉलेज में, स्कूलों में लड़कियों की फीस क्या कर दी है, खत्म कर दी है या कम कर दी है। ठीक है, ताकि समानता आ सके लड़के और लड़कियों के बीच में।